व्यापक ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं, जनरल थर्मोडायनेमिकल इंटरेक्शंस। तो पिछली फर्स्ट यूनिट के स्टार्टिंग में हमने ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं पढ़ी थी। बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं, जो फर्स्ट यूनिट अपनी थी वो इसी के आधारित थी, ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाओं पर। इसमें क्या होता है, ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाओं में एक बार दोबारा से फिर से इसको अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं शॉर्ट में। ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाओं में दो निकायों के मध्य ऊष्मा ऊर्जा का विनिमय होता है। ऊष्मा ऊर्जा का विनिमय, जबकि बाह्य प्राचाल नियत होते हैं। बाह्य प्राचाल क्या होते हैं? नियत। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में क्या होता है, दोनों निकायों के बीच में केवल ऊष्मा ऊर्जा का विनिमय होता है। बाह्य प्राचाल नियत होने से कार्य के रूप में कोई विनिमय नहीं होता, तो उसको बोलते हैं ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। और दूसरी होती है रुद्धोष्म। ये पहली यूनिट में भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। रुद्धोष्म या यांत्रिक अन्योन्य क्रियाएं। इसमें क्या होता है, इसमें बाह्य प्राचाल में परिवर्तन के द्वारा कार्य के रूप में ऊर्जा विनिमय होता है। कार्य के रूप में क्या होता है? ऊर्जा विनिमय, यानी ऊष्मा अवरुद्ध रहेगी, इसीलिए नाम रुद्धोष्म है। ऊष्मा के रूप में विनिमय नहीं होगा, ऊष्मा को टोटली अवरुद्ध रखना है। केवल बाह्य प्राचाल जैसे आयतन, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आदि, इनमें परिवर्तन करके कार्य के रूप में ऊर्जा का विनिमय करते हैं, इसलिए इसको यांत्रिक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। और इन दोनों का मिला जुला रूप जो है नॉर्मली सामान्यतः वो होता है व्यापक अन्योन्य क्रियाएं। फर्स्ट यूनिट में भी स्टार्टिंग में ही इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं, पहली क्लास में ही। व्यापक का मतलब जनरली जो होता है, ना तो प्योरली ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया हो सकती है और ना प्योरली रुद्धोष्म हो सकती है, बल्कि दोनों का मिक्स होके अन्योन्य क्रिया होती है। तो दोनों का कंप्लीट रूप व्यापक, जनरली दोनों तरह का विनिमय होता है। ना तो अपन बाह्य प्राचाल को नियत कर सकते हैं पूरी तरह, और ना ही ऊष्मा को पूरी तरह अवरुद्ध कर सकते हैं। तो ऊर्जा विनिमय जब भी होगा तो दोनों के रूप में होगा, ऊष्मा के रूप में भी होगा और बाह्य प्राचालों में परिवर्तन के द्वारा कार्य के रूप में भी विनिमय होगा। तो दोनों के रूप में जो विनिमय होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? व्यापक अन्योन्य क्रियाएं। क्या बोलेंगे उसको? व्यापक अन्योन्य क्रियाएं। तो सेकेंड यूनिट में अपने को पढ़नी है व्यापक ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं, जिसमें ऊर्जा का विनिमय ऊष्मा के साथ साथ कार्य के रूप में भी होता है। सबसे पहले जो हेडिंग अपन पढ़ेंगे व्यापक संबंध साम्यावस्था का। साम्यावस्था में व्यापक संबंध। जनरल रिलेशन इन इक्विलिब्रियम सामान्य संबंध, व्यापक संबंध साम्यावस्था में। तो क्या संबंध होता है व्यापक अवस्था में, साम्यावस्था में? तो
क्योंकि अपन जानते हैं कौन सी अन्योन्य क्रिया हो रही है, व्यापक। तो व्यापक अन्योन्य क्रिया में बाह्य प्राचालन में परिवर्तन होगा और ऊष्मा के रूप में भी विनिमय होगा। तो जो निकाय अपन लेते हैं संयुक्त निकाय, फर्स्ट यूनिट से पढ़ते आ रहे हैं इसको। एक निकाय ये होता है, एक E', इसकी ऊर्जा E और इसकी E', और ये संयुक्त निकाय कहलाता है E', जिसकी ऊर्जा को हम लिखते हैं E', जो कि संरक्षित होती है। तो संयुक्त निकाय की एंट्रोपी पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं अपन, S', और अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, जिसको अपन दिखाते हैं ओम। ये दोनों चीजें जो हैं कहीं डिपेंड करेगी। ओम और S' का जो मान है वो बाह्य प्राचाल और ऊर्जा E, जो निकाय की ऊर्जा E है, उस पर तो डिपेंड करेगी ही, तथा बाह्य प्राचाल से मान लिया x1, x2, x3 डॉट x∝ औसत के रूप में। यानी कि S' जो है, S' फलन है किसका, ऊर्जा E का, और बाह्य प्राचाल x∝। इसी तरह से अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या भी डिपेंड करेगी ऊर्जा E पर और बाह्य प्राचाल x∝। तो अगर S' और ओम का ग्राफ बना है E में और X में, E के साथ ग्राफ बनाए, ऊर्जा के साथ ग्राफ बनाए इसका S', एनर्जी पर डिपेंड है ना एंट्रोपी। इस तरह का ग्राफ आएगा किसी एक अवस्था जब E = E बार, वहां पे एंट्रोपी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी तरह अभिगम्य अवस्थाओं के लिए भी बना सकते हैं। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या भी मैक्सिमम होगी। ओम स्टार के लिए E बार पर एंट्रोपी क्या आएगी, मैक्सिमम। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या भी मैक्सिमम। इसी तरह से ग्राफ x∝ के साथ भी बना सकते हैं, मोटे से आएगा। E के साथ बनाया ऐसे x∝ के साथ भी बना सकते हैं। x = x∝ बार पे एंट्रोपी और अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या जो है वो मैक्सिमम आएगी। तो दोनों निकायों में जब ऊष्मीय व्यापक अन्योन्य क्रिया होगी, परिवर्तन होंगे बाह्य प्राचाल में, ऊर्जा में, तो इस तरह से होंगे कि जब साम्यावस्था प्राप्त होगी तो साम्यावस्था की कंडीशन में एंट्रोपी जो संयुक्त निकाय की है S' वो मैक्सिमम होगी, और अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओम * वो भी मैक्सिमम होगी। यानी कुल मिलाकर इस शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कि साम्यावस्था की कंडीशन में S' ये मैक्सिमम होगा, और अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या जो संयुक्त निकाय की है वो भी मैक्सिमम होगा। तो यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जब दोनों निकायों की मिला के S' का की संयुक्त निकाय की, अलग अलग निकायों की नहीं, दोनों की कंबाइंड एंट्रोपी, दोनों की कंबाइंड अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या जब मैक्सिमम हो जाए तो उस स्थिति को, उस अवस्था को ही क्या कहते हैं, साम्य अवस्था। ठीक है, यानी साम्य अवस्था की एक डेफिनेशन होगी कि साम्य अवस्था उस कंडीशन, उस अवस्था को कहेंगे जब एंट्रोपी संयुक्त निकाय की S' और अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओम * का मान क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ये साम्य अवस्था में व्यापक संबंध कह सकते हैं इसको अपन। अब इसके लिए कंडीशन निकालेंगे अपन।
साम्य अवस्था में कौन कौन चीजें क्या क्या किसके बराबर होगी, तो उसको प्रतिबंध कह सकते हैं। साम्य अवस्था प्रतिबंध, साम्य अवस्था प्रतिबंध यानी कंडीशन निकालेंगे अपन, क्या कंडीशन होगी उस समय साम्य अवस्था की स्थिति में, क्या प्रतिबंध होंगे, क्या शर्तें होंगी। तो जैसे अपन मान के चल रहे हैं दो निकाय हैं जो अन्योन्य क्रिया करेंगे परस्पर, एक ए निकाय हो गया, एक ए डैश हो गया, एक इनका मिला के संयुक्त निकाय हो गया, जिसकी ए स्टार से अपन शो कर रहे हैं, इसकी ऊर्जा ई और इसकी ई डैश, और कुल ऊर्जा ई स्टार जो क्या है संरक्षित। अब यहाँ पे बाह्य प्राचाल में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि अपन कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, व्यापक। तो व्यापक में केवल ऊर्जा का विनिमय नहीं है, बल्कि कार्य के रूप में यांत्रिक ऊर्जा का भी विनिमय होता है। वो किसके द्वारा होता है, बाह्य प्राचालों में परिवर्तन के द्वारा। तो मान लो यहाँ पे बाह्य प्राचाल कौन है, आयतन। बाह्य प्राचाल रूप में आयतन हो सकता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र हो सकता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। यहाँ बाह्य प्राचाल क्या मान लें, आयतन भी है। बाह्य प्राचाल क्या है, आयतन भी है। अब दोनों निकायों की ऊर्जा ई और ई डैश है, संयुक्त निकाय की ऊर्जा ई स्टार बराबर ई प्लस ई डैश, या ई डैश बराबर लिख सकते हैं ई स्टार माइनस ई। ऐसे कुल आयतन संयुक्त निकाय का बी स्टार बराबर बी प्लस बी डैश। बी इसका आयतन है, बी डैश इसका आयतन है, दोनों निकायों का अलग अलग आयतन है। ये भी संरक्षित होगा, तो बी डैश बराबर लिख सकते हैं बी स्टार माइनस बी। कुल ऊर्जा संरक्षित है यानी नियत है, ऐसे कुल आयतन भी क्या है, नियत। कुल ऊर्जा संरक्षित है तो कुल आयतन भी क्या होगा, संरक्षित होगा। अब जब अन्योन्य क्रिया होगी तो ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, आयतन में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि दोनों प्रकार की अन्योन्य क्रिया होगी। उसमें अन्योन्य क्रिया होगी तो ऊर्जा में चेंज आएगा, बाह्य प्राचाल परिवर्तन से कार्य के रूप में विनिमय होना है, तो उसमें परिवर्तन आएगा। यह मान लेते हमारा के निकाय की ऊर्जा ई एवं ई प्लस डेल ई के मध्य स्मॉल डेल ई होने पर आयतन बी एवं बी प्लस डेल बी के मध्य होता है, तो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या है, कौन कितनी है, ये निकाय के लिए। इसी प्रकार गैस के लिए है, इसी प्रकार गैस निकाय की ऊर्जा ई डैश एवं ई डैश प्लस डेल ई डैश के मध्य होने पर आयतन बी डैश एवं बी डैश प्लस डेल बी के मध्य होता है, तो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओम डैश 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 है। इसकी संयुक्त निकाय की हो जाएगी, अतः संयुक्त निकाय ए स्टार की अभिगम्य अवस्थाओं की
संख्या। रिलेशन लिखेंगे प्रायिकता से, ओम स्टार बी स्टार बराबर हो जाएगा ओम ईवी इंटू ओम डैश ई डैश डी डैश। फर्स्ट यूनिट में बताया था प्रायिकता रिलेशन से संबंध होता है। इसका लॉग ले लें तो लॉग लेने पर लॉग ऑफ ओम स्टार बी स्टार बराबर लॉग ऑफ ईवी प्लस लॉग ऑफ डैश ये से गुणा करते हैं इसको पूरे समीकरण को। लॉग ओम स्टार बी स्टार बराबर ए लॉग ऑफ ईवी प्लस ए लॉग ऑफ डैश डी डैश। ये के लॉग ऑफ क्या होता है? एंट्रोपी होती है। ये एच स्टार होगी संयुक्त इकाई की एंट्रोपी, ये इकाई की एंट्रोपी और ये होगी ए डैश इकाई की एंट्रोपी। समीकरण नंबर लिखते हैं अपन 3। फुल एंट्रोपी संयुक्त इकाई की जो आएगी दोनों इकाइयों की एंट्रोपियों के बराबर। अब क्योंकि अभी मैंने जो व्यापक संबंध को लिखाया था, साम्य अवस्था में क्या होता है? एंट्रोपी और अभिगम अवस्थाओं की संख्या मैक्सिमम होती है। जब दोनों इकाइयों के मध्य अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, तो साम्य अवस्था की ओर अग्रसित होते हैं। साम्य अवस्था की ओर अग्रसित होते हैं। और साम्य अवस्था में क्या होता है? एंट्रोपी अभिगम अवस्थाओं की संख्या मैक्सिमम हो जाते हैं। अभी लिखाया था ऊपर साम्य अवस्था में संयुक्त इकाई की एंट्रोपी एफ स्टार क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अभिगम अवस्थाओं की संख्या ओम स्टार क्या होगी? मैक्सिमम। एच स्टार बराबर एस प्लस एस डैश। और मैक्सिमम होने का प्रतिबंध क्या है? क्योंकि मैक्सिमम होने का प्रतिबंध मैक्सिमम पर्टिकुलर एक मान होता है, एक मान होने का मतलब नियत। मैक्सिमम होने का प्रतिबंध क्या होगा? डी एस स्टार बराबर 0 अपकलन 0। भाई एक नियत मान हो तो अपकलन 0 होता है, मैक्सिमम मान एक ही तो होगा या मिनिमम एक ही तो होता है। बहुत सारे होते हैं मैक्सिमम तो एक ही मान होता है, वेरिएशन मान बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मान तो पर्टिकुलर एक पॉइंट होगा। और एक मान का मतलब नियत मान है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का अपकलन क्या होगा? 0। प्रतिबंध हमेशा डी एस स्टार बराबर 0। एस स्टार का मतलब एस प्लस एस डैश है, डी एस प्लस डी एस डैश बराबर 0। एस स्टार की जगह लेंगे एस प्लस एस डैश, दोनों का अपकलन हो गया अलग अलग। या डी एस की जगह क्या है? एस क्या लिखा है? ये ना ए लॉग ऑफ ईवी प्लस डी एस डैश की जगह क्या है? ए लॉग ऑफ डैश बी डैश बराबर 0। ये ना एस का मान है, इसको लिखा करने ये एस डैश हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो सॉल्व जब करेंगे तो के तो ऑलरेडी कॉमन आके 0 में चला जाएगा। ये बचेगा क्या अपने पास? डी लॉग ऑफ ईवी प्लस डी लॉग ऑफ डैश बी डैश और बराबर क्या हो गया? 0। अभी इसको समीकरण नंबर अपन लिख लेते हैं 4। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। पहले इसका अलग मान निकालो, इसका अलग निकालो। तो इसका पहला जो पता है इसका मान निकालते हैं, फिर इसमें रखेंगे समीकरण 4।
डी लॉग ऑन ई बी। अवकलन जो होना है दोनों चरों के सापेक्ष होना, दो चर है इसके अंदर, ऊर्जा में परिवर्तन है इसलिए तीन चर है, आयतन में परिवर्तन है बाह्य प्राचाल के रूप में, ये भी एक चर है। आंशिक अवकलन के रूप में लिखेंगे डेल अपॉन डेल ई के सापेक्ष लॉग ऑफ ई बी, संकेत है ई बी को इंटू डी प्लस बी के सापेक्ष होगा डेल अपॉन डेल बी लॉग ऑफ ई बी डी। इसको भी समीकरण नंबर 5। अब इसके बारे में अपन ऑलरेडी जानते हैं क्या है ये बीटा प्राचार। क्या है बीटा प्राचार है ना, ये पहले से पढ़ा था अपन ने। क्योंकि डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ई बी बराबर क्या होता है बीटा। अब ये पहला वाला पद तो बीटा हो गया, अब ये पीछे वाला पद क्या है, इसमें आयतन के रूप में है। तो चूंकि अपन जानते हैं दाब जो लिखते हैं दाब क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब भी क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसको अगर लंबाई से गुणा करते हैं ऊपर लिखिए बल इंटू लंबाई या बल इंटू विस्थापन कार्य हो गया, कार्य का मतलब ऊर्जा, ए इंटू एल हो गया आयतन बी, यानी कि बी ई बराबर ई बी, ई बराबर कर सकते हैं ई बी, ई बराबर हो गया ऊर्जा बटे आयतन, ई बराबर क्या हो गया पी बी। सी की जगह पर जब पी बी लिखे हैं तो इसको उस रूप में निकाल सकते हैं डेल अपॉन डेल ई की जगह पी बी लॉग ऑफ ई बी बराबर बीटा है। पी यहाँ कांस्टेंट है तो आयतन के सापेक्ष अवकलन हो रहा है इसमें सेकंड पद में, तो पी को बाहर निकाल के इधर लिया बना लो डेल अपॉन डेल बी लॉग ऑफ ई बी बराबर बीटा पी। इसको समीकरण नंबर लिख दिया 7। या माध्य दाब के रूप में तीन बार लिख दो इसको माध्य दाब, ठीक है। अब समीकरण 6 और 7 से मान रखो कहाँ पे 5 में। 6 और 7 से मान रखना है अपने को समीकरण नंबर 5 को ये 5 4 रखना चाहिए। समीकरण नंबर पहले 5 में रखो, 5 में समीकरण 6 और 7 से मान रखने पर तो डी लॉग ऑफ ई बी बराबर इसकी जगह अपन कर लेंगे बीटा, बीटा डी लिख दिया प्लस उसकी जगह लिखेंगे बीटा पी बार और डी बी। अब समीकरण नंबर इसको लिख दिया हमने 8। अब इसी प्रकार ये वाला मान लिखेंगे 4 का दूसरे में पता आएगा वो। इसी प्रकार डी डैश डी लॉग ऑफ डैश डी डैश डी डैश बराबर इसकी तरह लिख दो। डैश आएगा तो डैश में लगा दो बीटा डैश डी डैश प्लस बीटा डैश डी डैश बार डी डैश। डैश लगा दो सब में ऐसे कैसे। अब इनका मान लिख दो यहाँ से, इसका मान क्या आएगा डी डैश का, देखो जाओ डी लॉग ऑफ डैश डी डैश बराबर बीटा डैश देखो डी। अब पी डैश की जगह देखो यहाँ से मान लिखो समीकरण 1 से पी स्टार माइनस ई प्लस बीटा डैश डेरिवेटिव पी डैश बार डेरिवेटिव और डी
वी डैश सीधे क्या लिखो, वी स्टार माइनस वी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, वी लॉग ऑन डैश वी डैश बराबर बीटा डैश, क्योंकि ए स्टार नियत है, तो नियत का अपलन 0 हो गया, ए स्टार का अपलन 0 और माइनस डीई, ई का अपलन माइनस डीई हो प्लस बीटा डैश वी डैश बार, ऐसे कैसे ही वी स्टार भी नियत है, इसका अपलन 0 हो गया माइनस डी भी हो गया। अब इसको समीकरण नंबर लिख लो 9। 8 और 9 से मान किस करना अपने को, समीकरण नंबर 4 है, मान आ गया ना, इसका आ गया 8 में और इसका मान आ गया 9 में। समीकरण नंबर 8 और 9 से मान रख दीजिए समीकरण 4 में। 4 में जब मान रख दिया, 8 का मान रखो ये बीटा डी प्लस बीटा पी बार डी प्लस 9 से मान लिखो ये माइनस बीटा डैश डी भी माइनस का बीटा डैश पी डैश बार डी बराबर क्या है, इनमें डी कॉमन ले लो, बीटा माइनस बीटा डैश डी, दोनों में कॉमन ले लो डी बीटा पी बार माइनस बीटा डैश पी डैश बार डी बराबर क्या हो गया, 0। दोनों साइड बराबर में 0 है, तो चूंकि ई और पी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट चर है, इसलिए दोनों के गुणांक अलग अलग 0 होंगे। ई व ई जो स्वतंत्र चर है, इसलिए इनके गुणांक अलग अलग 0 के बराबर होंगे। दोनों के गुणांकों को अलग अलग 0 के बराबर रखो। पहले इसके गुणांक को लिया बीटा माइनस बीटा डैश बराबर 0, यानी बीटा बराबर आ गया बीटा डैश, पहला प्रतिबंध हो गया। साम्य अवस्था में दोनों निकाय ए और ए डैश के बाहर प्राचार क्या हो गए, बराबर। फिर डीवी के गुणांक ले लो, ये बीटा पी बार माइनस बीटा डैश पी डैश बार बराबर 0, छायांकन कर दिया, बीटा पी बार बराबर बीटा डैश पी डैश बार, क्योंकि बीटा और बीटा डैश ऑलरेडी बराबर है तो कट गए, पी बार बराबर हो गया पी डैश बार। तो दूसरा प्रतिबंध हो गया, दाब जो माध्य दाब है ए निकाय का व डैश निकाय का तो भी बराबर हो गया। और तीसरा परिणाम लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा बराबर 1/k लिखते भी नहीं बन, बीटा बराबर है दोनों के 1/kt बराबर 1/kt डैश, t बराबर आ गया t डैश, ये तीसरा प्रतिबंध हो गया। तो अगर दो निकाय साम्य अवस्था में हैं ए और ए डैश, तो उसके लिए प्रतिबंध क्या हो गया, एक तो पहला प्रतिबंध समीकरण 10 बता रहा है, दोनों निकायों के बाह्य प्राचाल एक दूसरे के बराबर होंगे, बीटा बराबर बीटा डैश हो गया। दूसरा प्रतिबंध, दोनों के माध्य दाब, दोनों के मतलब ए निकाय के और ए डैश निकाय के माध्य दाब भी एक दूसरे के बराबर होंगे। और ताप टी बराबर टी डैश, यानी दोनों निकायों के ताप भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। दोनों निकायों के ताप क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। तो ये साम्य अवस्था में जो व्यापक संबंध है कि जहाँ एंट्रोपी और अभिगम अवस्थाओं की संख्या मैक्सिमम हो जाती है, उस कंडीशन में ये तीनों प्रतिबंध लागू होंगे। बाह्य प्राचाल बराबर होनी चाहिए, दाब
माध्य दाब दोनों निकायों का बराबर होगा और दोनों निकायों का ताप भी क्या होगा, बराबर। ये प्रतिबंध है इसके। तो आज की क्लास में ये टॉपिक पूरा हुआ। अगला टॉपिक अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।